नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हर दिन के जितने भी करंट अपडेट्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लिया करते हैं सवाल जवाब के तौर पर। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। सवाल जवाब को देखते हैं। उससे पहले मैं डेली आप लोगों के लिए एक कोट लाता हूँ। तो आज का कोट क्या है? जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। करेंगे, कुछ गलतियां होंगी, गलतियों से सीखेंगे, उसको फिर अगले बार क्या करेंगे, गलतियों को कम करेंगे और फिर क्या करेंगे, अगले बार और बेहतर कर पाएंगे। इसी को इंग्लिश में भी बोलते हैं वेल बगन। ये आप लोगों ने देखा होगा। वेल बगन इज हाफ हाफ डन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक अच्छी शुरुआत कर दी, अगर आपने एक अच्छी शुरुआत कर दी तो आधा काम तो वही हो गया। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत करने मात्र से ही क्या होता है, आधा काम हो जाता है। तो वही है, जब तक हम काम करेंगे नहीं तब तक हमें गलतियों का एहसास नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कार्य को करना कैसे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम लोग सवाल जवाब को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे स्क्रीन पे आ गया कि भारत के लिए 2024-25 में जो जीडीपी है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा बताना है, फिजिकल डेफिसिट बताना है साथियों। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। अच्छा, इसको समझ सकते हैं हम लोग, थोड़ा फिजिकल डेफिसिट को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। देखिए जो सरकार है, सरकार हमारे लिए क्या लाती है, बजट लाती है। लेकिन सरकार जो हमारे लिए बजट बनाती है, तो बजट में वह पैसा खर्च करती है। तो पैसा अगर खर्च करेगी तो कहीं से कमाएगी भी, तो कहीं से कमाई भी तो होना चाहिए। तो बजट क्या होता है, सरकार का एक तरह का कमाई और फिर उसका खर्च, इन दोनों के बारे में होता है। ऐसा नहीं है कि बजट में सिर्फ खर्च कर रहा है कि यहाँ पे ये बना देंगे, वहां पे वो बना देंगे, यहाँ पे इतना रुपया खर्च कर देंगे, इस योजना में इतना रुपया खर्च कर देंगे, यहाँ पे इसको और बेहतर किया जाएगा। सिर्फ खर्च के बारे में नहीं होता है, कमाई के बारे में भी होता है कि सरकार ने आखिर इतना खर्च तो किया लेकिन वो हमसे कमाया कहाँ, तो अलग अलग तरह का टैक्स लगा करके, है ना। तो ये कमाई और खर्च दोनों का ये होता है आपका राजकोषीय घाटा। अच्छा, राजकोषीय घाटा कब होगा, घाटा सरकार को कब होगा, जब वो खर्च ज्यादा कर दे। खर्च क्या हो जाए, खर्च हो जाए आपका ज्यादा, लेकिन जो कमाई है, कमाई क्या रह जाए, कमाई कम रह जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि जो राज है उसके कोष में इस बार घाटा हुआ, मतलब राज का जो भंडार है उसमें क्या हो गया, इस बार घाटा हो गया है। तो बताना है कि 2024-25 में जीडीपी में प्रतिशत के रूप में बताना है, प्रतिशत के रूप में ये अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है ये कितने प्रतिशत का है। अच्छा, ये भी हम लोग देखेंगे कि आखिर यह प्रतिशत के रूप में क्यों सरकार पेश करती है। तो यह प्रतिशत के रूप में इस कारण पेश करती है ताकि जो संख्या है, संख्या क्या लगे, छोटा लगे। संख्या क्या लगे, संख्या देखने में छोटी संख्या लगे। अब देखिए, जब प्रतिशत के रूप में हम इसको डालेंगे तो 4% विकल्प भी देख लीजिए, 5%, 4%, 6%, 8%, मतलब 3%। तो इस तरह से संख्या छोटी है। लेकिन अगर इसी को एग्जैक्ट नंबर में, जैसे करोड़ के जो, मान लीजिए इतना सारा है, एक्स एक्स करोड़ रुपए का घाटा लगा, तो यह संख्या बहुत ही बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। तो बड़ा देखने से एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा जनता पे। इस कारण सरकार क्या करती है, चालाकी से क्या करेगा, इसको प्रतिशत के रूप में डालता है। तो यही बताना है कि इस साल हम लोग का प्रतिशत कितना, घाटे का प्रतिशत रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, 4.9%, या 4.95 के आसपास है। 4.94% है एग्जैक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग खबर को। तो खबर हमारे पास ये है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 5%, मतलब 4.9% होने का अनुमान है। जो कि पिछले साल जो था 23-24 में 5.6% था, उससे कम है। मतलब इस बार सरकार थोड़ा फायदा मार रही है, मतलब हम लोग से ज्यादा टैक्स ले रही है। इसी कारण देखते होंगे बहुत जगह बोला जाता है कि बहुत ज्यादा सरकार का टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो कम है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह या फिर इनकम टैक्स, ये सब बहुत ज्यादा है। ठीक है साथियों, अगर इसको देखा जाए तो टोटल करोड़ संख्या में देखिए तो 16,13,312 पर नियंत्रण करना है। समझिए कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग दिखा लेते हैं चुपके से इसका परसेंट के रूप में। तो इसका भी अगर परसेंट देखा जाए तो इसका भी परसेंट बहुत होगा। 16 लाख का भी अगर 5% देखा जाए साथियों, तो इसका परसेंट जो है, अगर इसको देखा जाए 16 लाख का 10%, तो ये 1.6 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर 5% देखे तो लगभग लगभग 8। तो इतना ज्यादा 80,000 से भी ऊपर का यहाँ पे करोड़ों में घाटा है।
तो ये समझ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। आखिर ये घाटा क्यों हो रहा है? तो सरकार बहुत सारा उधारी लेती है, फिर उसके लिए क्या करती है, जो ब्याज होता है ब्याज देती है। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा का आदान प्रदान होता है। समग्र आर्थिक स्वास्थ्य को समझने के लिए क्या है, जरूरी है। और यह कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर को दिखाता है। देखिए, कुल राजस्व का मतलब क्या हो गया, कमाई। ध्यान रखना है आप लोग को। कमाई तो सरकार डायरेक्ट लिखेगा नहीं, नहीं तो आदमी समझ जाएगा कि अरे सरकार भी हम लोग से कमा रहा है। तो ये सरकार जो है, ये क्या करती है, कमाई नहीं लिखेगा, उसके जगह क्या लिखेगा कि कुल राजस्व हमारा इतना हुआ। जबकि दूसरी जगह क्या लिखेगा, ये नहीं लिखेगा कितना हमने खर्च किया, क्या लिखेगा कि कुल हमने व्यय किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, थोड़ा सा जो डाटा है उसको गुणा करके प्रेजेंट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये 22-23 में देखे तो 6.4% था। उसके बाद 23-24 में 5.6 हुआ। फिर अभी जो इतना क्लियर है, उसमें 4.8 का अनुमान था। अनुमान 4.8 का था, लेकिन यह लगभग लगभग 5% के आसपास पहुंच गया है। और अगले साल के लिए 4.4 का अनुमान है। देखिए अगले साल कितना व्यापार होता है, उस हिसाब से हमारा घाटा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, सारथी 1.0 जो पहल है, इसका उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नालसा नालसा के द्वारा शुरू किया गया है साथियों। नालसा जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी है। लीगल सर्विस, लीगल सर्विस समझते हैं ना, कानूनी तौर पे मदद करने का कार्य करता है। और नालसा NA का मतलब है नेशनल, मतलब राष्ट्रीय है। ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्तर पर। हर एक राज्य के अंदर भी इस तरह की संस्था होती है, अथॉरिटी होती है, जो क्या करता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहयोग से चलता है। और जो भी उस क्षेत्र में या उस राज्य में या उस देश में जो वंचित लोग हैं, कौन सा समुदाय, वंचित समुदाय, या जो कमजोर लोग हैं, जो दबा कुचला लोग हैं, उसको क्या करता है, जागरूकता और कानूनी सहायता के तौर पर उसको मदद करता है। देख लेते हैं खबर को जरा। तो खबर देख लीजिए, सारथी 1.0 जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, लिख लीजिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा। ठीक है, अगर बिहार में देखे तो उस तरह से हो जाएगा बालसा, झारखंड में देखे तो उस तरह से हो जाएगा झालसा। तो इस तरह से हर एक स्टेट का अपना लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है साथियों। इसमें क्या क्या काम किया जाएगा, तो जो कमजोर लोग हैं उनको जागरूक किया जाएगा, कानूनी सहायता दिया जाएगा, सरकारी कल्याण योजना से उनको जोड़ा जाएगा, किसी भी तरह का जो भी सामाजिक है, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जो कानूनी जागरूकता है उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, वहां तक उनको जानकारी पहुंचे, तब हो जाकर के आगे उससे जुड़े और उसका लाभ उठा पाए। ठीक है, और इस तरह की जो भी सामाजिक नीति है उसको बढ़ावा देना ही इसका क्या है, पूरी तरह से उद्देश्य है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कंपाउंड कमांड कमांड सॉरी कमांड यहाँ होना चाहिए, हाँ, कमांड। ठीक है, तो इस तरह का एक भूमि कमांड बनाना है। भूमि कमांड का मतलब क्या होता है कि सरफेस सरफेस टू सरफेस। देखिए पानी में भी हो सकता है, जल में भी एक पूरा कमांड हो सकता है, तो उस तरह का भूमि कमांड बनाना है। तो यह किस देश में स्थापित करने के बारे में सोच रहा है, नाटो। नाटो जो है, नाटो यह पूरा का पूरा संगठन है जो कि यूरोप और अमेरिका के द्वारा चलता है। यह मेनली इस पे कंट्रोल तो यूएसए का ही है, और इसी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं ट्रम्प। तो अगर इससे यूएसए बाहर निकल जाएगा तो यूरोप तो बेचारा ऐसे ही क्या हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। इसी कारण अब नई पहल इसमें की जा रही है। तो विकल्प है इसमें आपका फिनलैंड, यूक्रेन, इजराइल, फिर ईरान। ईरान क्यों होगा, ईरान तो है ही नहीं नाटो में। ठीक है, इजराइल भी नहीं है, इजराइल भी नहीं, इजराइल तो एशिया का देश है। चलिए ठीक, देख लेते हैं हम लोग। लेकिन इजराइल नहीं है नाटो में, लेकिन यूएसए का पूरा साथ होता है इसके साथ। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है साथियों, फिनलैंड। फिनलैंड है इसका सही जवाब। नाटो जो है फिनलैंड में क्या कर रहा है, रूस के सीमा के पास, ये रूस का जो सीमा है, रूस के सीमा के पास देखिए यही देश है फिनलैंड। ये रहा फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश है। यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये फिनलैंड के पास यहीं पे भूमि कमान बनाना चाह रहा है, जिससे कि रूस के ऊपर क्या कर सके, पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। ऐसा ना हो कि फिर से रूस क्या करे, इन सभी देशों पे कब्जा करके और फिर से जो यूएसएसआर था उस तरह का अपना ढांचा न बना ले, इसलिए उस पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नाटो के बारे में देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, कि अटलांटिक के नॉर्थ में जितने भी देश है वो लोग अपना ट्रीटी बना के इस तरह से रहते हैं। इसमें देश अगर देखना है तो लगभग देश है कितना, देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा आपका बेल्जियम है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, पोर्तुगल है, पुर्तगाल। उसके बाद ग्रीस है, स्पेन है, पोलैंड, लातविया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, नीदरलैंड, यूके। यूके मतलब इंग्लैंड। ठीक है, तुर्की। तुर्की जो है, तुर्की समझिए कि इसमें भी है, नाटो में भी है, और यह कोशिश करता है कि ब्रिक्स में भी आ जाए। तो दोनों तरफ खेलता है साथियों। तुर्की का जो पोजीशन ही ऐसा है, दोनों के बीच में है। तो जो तुर्की यहाँ देखिए, ये देखिए तुर्की है, तो ये तुर्की आपका यहाँ एशिया, ये पूरा का पूरा क्या है, एशिया।
और एशिया और यूरोप, ये रहा यूरोप, तो इनके बीच में है। तो बीच में है तो होता है कि इधर के भी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठा ले और इधर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी फायदा उठा ले। तो इस तरह से चलता है। इसके बाद कौन सा देश है? फिर उसके बाद चेक है, बुल्गारिया है, ये लिथुआनिया है, स्लोवेनिया है, उसके बाद मोंटीनेग्रो, स्वीडन, मकदूनिया जो नॉर्थ मकदूनिया है, अल्बेनिया, रोमानिया, एस्टोनिया, हंगरी, जर्मनी, यूएसए, नॉर्वे, इटली और डेनमार्क। लेकिन उसको चलाता मेनली कौन सा देश है? तो यूएसए हो गया, उसके बाद बड़ा देश हो गया आपका जर्मनी, उसके बाद और बड़े देश में अगर देखा जाए तो फ्रांस, क्योंकि इन सब के पास अपनी ताकतवर सेना है। ठीक है साथियों, ये लोग सेना पे क्या करते हैं? अपना बजट बनाते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं। चलते हैं आगे। वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन जो है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024, उसका विषय क्या है? इंडो पैसिफिक। हम लोग को प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भी अपना जो है कम्युनिकेशन बढ़ाना है, वहां पे भी हम लोग को व्यापार को बढ़ावा देना है, चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हर साल इसका कुछ ना कुछ विषय रखते हैं और उस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो 2024 का कौन सा विषय था? तो इसका विषय था इंडो पैसिफिक समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव, कि जियो पॉलिटिकल किस तरह से इम्पैक्ट हम लोग डाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। ठीक है साथियों, तो ये आपका पूरी तरह से आपका समझिए तो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, इंडो पैसिफिक के रीजन में भारत के प्रभाव को अभी से बढ़ाना है, ताकि उस क्षेत्र में क्या कर सके, अलग अलग तरह का जो भी हमको फायदा हो सकता है उसको उठा सके। ऐसा ना हो कि उस पर पूरी तरह से चीन का ही कब्जा हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? आप लोग को पता है, दुबई। दुबई जो है इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या करता है, अपने यहाँ शुभारंभ करवाता है। देख लेते हैं हम लोग खबर में, यहाँ देख लीजिए ये आपका लोगो बना हुआ है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, जो कि समिट होना है कहाँ पे? दुबई सेंटर में। ठीक है साथी, यहाँ पे जो वहाँ के शेख हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनके संरक्षण में इनका विषय क्या रखा गया है? विषय रखा गया है ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना। जो भी ग्लोबल एक्शन हो रहा है उसको और क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है साथियों, और किन किन विषय पे इस पे कार्य हो रहा है? तो डीकार्बोनाइजेशन, कि कार्बन का यूज को क्या करना है? कम करना है। उस पर रणनीति बनाई जा रही है, उसी पे चर्चा हो रहा है। सार्वजनिक या फिर आपका निजी भागीदारी हो, या तो पब्लिक सेक्टर से या तो प्राइवेट सेक्टर से, किसी भी तरह से इसमें अपना भूमिका जो है वो अदा करना है। ठीक है, और साथ ही साथ एआई की महत्वपूर्णता और सतत विमानन जो ईंधन है, सतत विमानन ईंधन का मतलब हो गया एसएएफ। एसएएफ का मतलब क्या है? कि जो विमान में यूज होता है, और ऐसा फ्यूल जो कि विमान में यूज हो और बहुत लंबे समय तक यूज हो, तो उस तरह के फ्यूल पे भी भविष्य में कार्य करने की यहाँ पे इच्छा जताई गई है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के अनुभव साझा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताना है, जो कि सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड हो गए हैं सरकारी कर्मचारी, वो अपना अनुभव को साझा कर सके। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपको पता होगा साथियों, एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस इंसान होता है वो लाइफ के हर एक पहलू को अच्छे से समझता है। तो इसी को साझा करिए, ताकि आने वाले जो नए कर्मचारी हैं, नए कर्मचारी इससे क्या हो सके? सीख सके। तो उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम क्या है? सुरक्षा निश्चित अनुभव या फिर अनुभव। तो सही जवाब क्या है साथियों? तो होगा ही अनुभव। अपना अनुभव साझा करिए अनुभव प्लेटफॉर्म पर करके। देख लेते हैं यहाँ पे मोदी जी के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, मोदी जी के निर्देश को क्या हुआ है? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग जो है उसके द्वारा अनुभव नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ देखिए, यहाँ अनुभव पोर्टल यहाँ बना हुआ है। एन इनिशिएटिव ऑफ डीओ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, पेंशन और पेंशनर वेलफेयर जो है, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण, उन्हीं के लिए किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ सिग्निफिकेंट एडवाइसेस एंड वर्क एक्सपीरियंस। जो भी आप अपने कार्य करते समय आपको जो वर्क एक्सपीरियंस हुआ है, जो कार्य आपने सीखा है, या फिर किसी तरह का सलाह देना है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। डायरेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ रिटायरिंग एम्प्लॉइज फॉर नेशन बिल्डिंग, जो नेशन बिल्डिंग में जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे भी क्या करना है? मदद लेना है। अब रिटायर हो गए तो वो घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका इतना 30 साल, 40 साल, 35 साल का अनुभव जो है उसका भी तो उपयोग किया जा सकता है नए लोगों को सिखाने में। उसके लिए सरकार क्या कर रहा है? नया पहल कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही, मुझे तो खास तौर पे लगता है कि बहुत ही कारीगर होने वाला है, ये भारत के विकास में बहुत ही कारगर ये साबित होने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन हुआ है मैहर में। मैहर आप लोग जानते होंगे, अगर मैहर आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा मैहर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, यहाँ देख लेते हैं खबर को जरा। तो उस्ताद जो अली खान अलाउद्दीन खान महोत्सव है उसका मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है। और जगह आप लोग ध्यान रखिएगा, मैहर। जगह क्या ध्यान रखना है? मैहर। ठीक है साथियों, यह किस लिए किया गया है? तो संगीत एवं
कला एकेडमी के तौर पे इसको क्या करना है, विकसित करना है और ये चलेगा। ये संगीत के क्षेत्र में बहुत महान आदमी थे, यहाँ देख लें, इनकी तस्वीर लगी हुई है। और युवा पीढ़ी को जो शास्त्रीय संगीत है या जो संगीत परंपरा है उसको बढ़ावा देना है, उसके साथ प्रेरित करना है, उसके साथ जोड़ना है, ताकि अपने जो जमीन है, अपना जो हमारा देश है, उसके कल्चर से भी हम लोग जुड़े रहे, सिर्फ वेस्टर्न और मॉडर्न बनने के चक्कर में ही ना रहे। ठीक है साथियों? तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते थे, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों से 1 मिनट में गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने मित्र लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है, बेल आइकन जो बना रहता है साथियों, घंटी का जो यहाँ पे आइकन बना रहता है, इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी अगला वीडियो आएगा, बहुत ही अलग-अलग तरह का कंटेंट आपके इस चीज को तैयारी को और बेहतर करने के लिए अलग अलग तरह का कंटेंट और वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं, तो उससे आपको सूचना मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।